अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मैं लेक्चर देने नहीं आया था, बल्कि सवाल जवाब या आपसे बातें करने आया था। क्योंकि अगर मैं कुछ सोच के आऊँ और आके तो लेक्चर देना चाहूँ तो लेक्चरों से तो आप पहले ही काफ़ी भरे बैठे हैं, और अगर मैं लेक्चर शुरू करूँगा तो फिर मुझे लगता है कि मेरे साथ वो वाक़या दोबारा हो जाएगा जो कुछ साल पहले हुआ था, कि मैं आके तो किसी जगह लेक्चर दे रहा था बहुत अच्छी तैयारी करके, और एंड इन द मिडल ऑफ द लेक्चर मुझे एक छोटी सी चिट मिली और उस पर लिखा था कि पप्पू यार तंग ना कर। तो मेरा ख़्याल ये है कि थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेता हूँ आज के टॉपिक के हवाले से, जो टैबूज़ इन एडिक्शन या टैबूज़ इन सोसाइटी, या इस हवाले से बातचीत है कि टैबूज़ क्या होते हैं, टैबू टॉपिक्स क्या होते हैं, हम उन्हें टैबू क्यों कहते हैं, कुछ टैबूज़ वाकई टैबूज़ होते हैं, कुछ को हम टैबू बना लेते हैं। तो इस हवाले से कुछ मैं बातचीत करना चाहूँगा, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा, कुछ आदतों के बारे में और इल्लतों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि किस तरह हमारी आदतें बनती हैं, किस तरह आदतें बाज़ औक़ात इल्लतों में बदल जाती हैं, तो उनको भी ठीक कैसे किया जाता है। आज सुबह जब हम सो के उठे तो हमने ब्रश किया, हम नहाए धोए, कपड़े बदले, हमें लगता है कि ये सब काम हम बहुत सोच समझ के करते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो शायद हम सोच समझ के चला रहे होते हैं, गियर सोच समझ के लगा रहे होते हैं, या हर दफ़ा एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं तो बहुत सोच समझ के रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम आदतों के तहत ज़्यादातर रोज़मर्रा काम काज करते हैं और हम सीख जाते हैं कि किस तरह कोई काम कैसे करना है। खाना पकाते हुए, गाड़ी चलाते हुए या कोई और मशीनरी चलाते हुए हम ऑटोमेटिक से होते हैं, हम ऑटो पायलट पर होते हैं। आदतें इसलिए होती हैं कि हमारे लिए आसानी पैदा करें, लेकिन कई दफ़ा आदतें इल्लतों में बदल जाती हैं और हमारी ज़िंदगी मुश्किलात में घिर जाती है। बहुत सी आदतें हैं जो हम अनजाने में सीख लेते हैं, बहुत सी आदतें हमें हिस्ट्री से मिलती हैं, कुछ नज़रियाती आदतें हैं जो कल्चर से मिलती हैं, रस्म व रवाज से मिलती हैं। हम समझते हैं कि ये अच्छी हैं, हम अनजाने में उनको अपना लेते हैं, वक्ती तौर पर पता नहीं चलता, या हम सोचते हैं कि अभी अभी करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, हम चंद दिन ये करेंगे, फ़न होगा, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी में बदल जाएगा सब कुछ, और हम ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें फंस के रह जाते हैं। आम तौर पर हम जिस मुआशरे में रहते हैं, या आप समझ लें कि किसी भी मुआशरे में, वेस्ट में, अमेरिका में, अगर हम कुछ नहीं करते ख़ास तौर पर, या हमारे वालिदैन कुछ नहीं करते, कुछ डिज़ाइन नहीं करते हमारे लिए, या टीचर्स हम पे कोई ख़ास मेहरबानी नहीं करते, तो हम अनजाने में बहुत कुछ ऐसे ही सीख लेते हैं जिन्हें हम बुरी आदतें कहते हैं, और फिर हम तंग होते हैं बाद में। हमें दिल चाहता है कि ऐसा ना करें, फिर हम वैसा ही करते हैं, हमारी मर्ज़ी हम पर ही नहीं चलती। फिर जब हमारी मर्ज़ी हम पर नहीं चलती तो हम दूसरों पर मर्ज़ी बहुत चलाना चाहते हैं, फिर हम दूसरों पे शाउट करते हैं, उनको बदलना चाहते हैं। जब हम अपने आप को ही नहीं बदल सकते तो फिर दूसरों को बदलना एक झगड़ा ही बन जाता है। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। टैबू टॉपिक्स क्या हैं, क्या हमारी कुछ आदतें होती हैं, क्या हम उनसे तंग होते हैं, क्या हम बदलना चाहते हैं, क्या कुछ हमारी नज़रियाती आदतें भी होती हैं, क्या कुछ सोचें होती हैं जो हम जानते हैं कि ठीक नहीं है, पर हम अपने आप को पाबंद समझते हैं कि उन्हीं सोचों के मुताबिक अमली ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैं चाहूँगा कि स्ट्रेट अवे हम सवाल जवाब की तरफ चले जाएं, आप बात करें, फिर मैं बात करूं, ताकि आपको पता चले कि जो आप जानना चाहते हैं वो आपको सुनने को मिल रहा है, और मुझे भी पता हो कि आप जानना क्या चाहते हैं। क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली एक तजर्बा हुआ कि बाज़ औक़ात हम सबको नहीं पता होता कि हम क्या जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है। मेरे एक क्लाइंट थे जो मुझसे बात कर रहे थे, जिनका मसला ये है कि वो फेसबुक पे एक लड़की से मोहब्बत कर बैठे, और उनकी अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है वो लड़की, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी लड़की है, इंडिया में रहती है और हिंदू है, और उनकी वालदा को ये बिल्कुल पसंद नहीं, और वालदा, बेटा और पुरवा इनके दरमियान आपस में बहुत फसाद है।
اور صاحب نے ماں سے بھی جھگڑا کر لیا ہے، خاتون سے بھی جھگڑا کر لیا ہے، ان کی کچھ ایڈکشن کے مسائل بھی ہیں، اور وہ میرے پاس بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرے حالات میرے ساتھ بہت خراب ہیں، میرے حالات میری ماں کے ساتھ بہت خراب ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے حالات پوروا کے ساتھ بھی بہت خراب ہیں۔ ساری رام کہانی ان کی سن کے، بپتا سن کے، تو میں نے کہا کہ کیا خیال ہے کہاں سے شروع کریں، کہ آپ کا بہت برا حال ہے، اس لڑکی کا بہت برا حال ہے، اور میری ماں کا بہت برا حال ہے، تو پھر کہاں سے شروع کریں؟ تو آپ کے خیال میں ان کا جواب کیا ہوگا کہ کہاں سے شروع کریں مسئلے کو حل کرنا؟ جی، اپنے آپ سے۔ تو مجھے حیرت ہوئی جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کہاں سے شروع کریں، تو کہتے ہیں کہ لیٹس اسٹارٹ ود مائی ڈاگ، میرا کتا بیمار ہے تو اس سے شروع کرتے ہیں۔ اینڈ ہی واز سیریس۔ سڈنلی ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس گھر میں ایک کتا بھی ہے جو ایک اہم فیملی ممبر کی طرح ہے، اور وہ بیمار ہے، اور وہ کل وامٹنگ کر رہا تھا، تو وہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ مصیبت ہے، ہمیں وہ مصیبت ہے، ہم یہ نہیں کر پا رہے، ہم وہ کر نہیں پا رہے، اور پھر ہمیں جب کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا اب تم کیا چاہتے ہو، تو اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اور ایسا میرے ساتھ روزمرہ ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک کاؤنسلر ہوں، میرے پاس لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں، جب وہ لمبی کہانی سناتے ہیں، پورے جذبے سے سناتے ہیں، تو آخر میں پوچھتا ہوں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہی ایک بات انہیں پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو گول کا پتہ نہ ہو، ٹارگٹ کا پتہ نہ ہو، اگر کسی کو منزل کا پتہ نہ ہو، تو پھر وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ So let's start with the questions. Sir, how prevalent drug addiction is in young females? کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ میل are mostly the victims of drug addictions، لیکن لڑکیاں، ینگ لڑکیاں کتنی اس میں انوالو ہو جاتی ہیں؟ پلس ڈو یو تھنک cigarette should also be considered as a drug addiction at the same time, and how much it is affecting person's life at the same time? آپ کے بعد کے سوال کا جواب میں پہلے دینا چاہوں گا کہ سگریٹ ایک ایڈکشن ہے، ریئل ڈرگ ہے سگریٹ کے اندر۔ ویسے تو سگریٹ میں 4000 کیمیکلز ہوتے ہیں، لیکن جس کے لیے لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ نکوٹین ہے، اور یہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ کی طرح کام کرتی ہے، کوئک ایکٹنگ اینٹی ڈپریسنٹ، دی اونلی کوئک ایکٹنگ اینٹی ڈپریسنٹ۔ اور لوگ ایسے شروع میں اس کو اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ کے لیے نہیں پیتے، ذرا پرسنالٹی بنانے کے لیے پیتے ہیں۔ ذرا لگتا ہے میں جوان ہو گیا ہوں، تب سگریٹ پیے بغیر جوان نہیں ہوتا۔ تو سگریٹ پینا جب شروع کرتے ہیں تو بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے تو ایک دم ایک بز ملتا ہے، اور پھر وہ وقتاً فوقتاً سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں پئیں گے، بعد میں چھوڑ دیں گے، پتہ نہیں بعد میں کب۔ اور پھر دوسرے لوگ جب سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کوئی دوست آفر کرتا ہے تو وہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اٹ از دا موسٹ ریزسٹنٹ کائنڈ آف ایڈکشن۔ یہ دنیا میں سگریٹ چھوڑنا ہیروئن چھوڑنے سے مشکل ہے، یہ شراب چھوڑنے سے بھی مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یونیورسٹیز میں شاید آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ڈرگس کی کیا صورتحال ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ لڑکے زیادہ تر ڈرگس کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکیوں کی نسبت لڑکے زیادہ تر ڈرگس کرتے ہیں، لیکن لڑکے کہتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی وجہ سے ڈرگس کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے قریب رہنے سے ایک دوسرے کی چاہتیں بھی جنم لیتی ہیں، افیئرز بھی ہوتے ہیں، پھر بریک اپس ہوتے ہیں، اور جب بریک اپس ہوتے ہیں تو پھر ڈرگس کی فضا بنتی ہے، ڈرگس تو پھر بنتی ہیں، رونا دھونا، آہیں بھرنا، اور اس کے بعد ڈرگس کا استعمال کرنا، کیونکہ ہمارے برین میں ڈرگس سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں کسی انسان کی محبت کا۔ یہ لو ایڈکشن جسے ہم محبت کہتے ہیں، یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ڈرگس بھی ہوتی ہیں، الکوہل بھی ہوتی ہے، اور پھر مشکلات ہوتی ہیں، کبھی بریک اپ ہوتے ہیں، پھر کبھی ری یونین ہوتی ہے، کبھی ریکنسیلیشن ہوتی ہے، پھر کبھی بریک اپ ہوتا ہے، بیچ بیچ میں ڈرگز آتی ہیں، پھر ڈرگز جاتی نہیں، تو یہ ٹرائنگل سی بن جاتی ہے، ڈرگز، لو افیئرز،
ब्रेक अप, फिर ड्रग्स, फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और फिर ड्रग्स बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ड्रग्स का सब्स्टिट्यूट लव एडिक्शन नहीं है। लव एडिक्शन का सब्स्टिट्यूट ड्रग्स बन जाती हैं। वो क्या कहते हैं, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए है। तो ना ड्रग्स छोड़ी जाती हैं फिर बग़ैर मदद के, और ना मोहब्बत छोड़ी जाती है जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, आप मोहब्बत कहते हैं। क्योंकि मोहब्बत वो होती है असल में जो एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक प्रॉपर ज़िंदगी गुजारते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरिट पर होती है, उसे हम मोहब्बत कहते हैं। जब आप किसी के साथ लंबे अरसे तक रहते हैं और एक दूसरे के लिए मुस्बत साबित होते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, एक दूसरे की तकमील में मदद करते हैं, तो उससे जो मोहब्बत पैदा होती है उसे मोहब्बत कहते हैं। जो एक ही नज़र में हो जाती है, जो केमिस्ट्री मिलने से हो जाती है, जो वक्ती तौर पर एक दूसरे की सेल्फ़ इस्टीम को सहारा देने के लिए होती है, जो शेम से निकालने के लिए होती है कि हाँ हमें भी कोई मोहब्बत करता है, तो वो मोहब्बत नहीं होती, वो उसे हम लव एडिक्शन कहते हैं। सो लव एडिक्शन, ड्रग्स, ब्रेकअप, ये यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा में अक्सर देखने में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कम होता है, दूसरी यूनिवर्सिटियों में ऐसा ज़्यादा है। जी। सर, आपने बोला कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, दे डोंट नो कि व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, उनका कोई गोल सेट नहीं होता, तो हाउ यू हेल्प देम टू सेट अ गोल, हाउ यू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई व्हाट दे एक्चुअली नीड इन देयर लाइफ? देखिए, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो यूजुअली उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। उन्हें ये पता होता है कि क्या चीज़ उन्हें बॉदर कर रही है, क्या चीज़ उन्हें तकलीफ़ दे रही है, किस चीज़ से वो अपसेट हैं। वो अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन फिर आखिर में जब मैं ये सवाल करता हूँ कि नाउ व्हाट डू यू वांट, तो वो थोड़ा सा हवनक से होकर देखने लगते हैं कि मैंने कोई बहुत ही मुश्किल, कोई सतह मुर्तफ़ा पहाड़ी इलाके के बारे में पूछ लिया है या क्या मैंने पूछ लिया है, बहुत मुश्किल सा। तो मैंने कहा जी हाँ कैसे, तो इस तरह वो देखने लगते हैं मेरी तरफ। फिर मैं उनकी मुश्किल आसान करने के लिए यूँ कहता हूँ कि अच्छा चलें, अगर आपके पास अलादीन का चिराग हो तो आप अगर उसे 3 दफ़ा रगड़ के ये कह सकें कि ये आपकी 3 ख्वाहिशें हैं जो पूरी कर दी जाएँ, तो वो क्या होंगी। और फिर वो कुछ वेग सी ख्वाहिशें बताते हैं, मतलब मियाँ बीवी का झगड़ा है, या बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा, कॉलेज के अंदर जाके लेक्चर्स नहीं अटेंड करता, ग्रेड्स गिर रहे हैं, ड्रग्स में है, चरस पीता है, सब कुछ करते हैं। तो मैं पूछता हूँ नो व्हाट डू यू वांट, तो कहते हैं कि जी अगर हम सब फैमिली कनाडा सेटल हो जाएं तो बहुत अच्छा है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो अभी 1.5 घंटे से आप सब तफसील बता रहे थे कि किस तरह आपके घर में फसाद है कि आपका बेटा जो टीनेजर है वो यूनिवर्सिटी जाता है लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं करता, वो सिगरेट पीता है, वो चरस पीता है, वो शाम को घर से निकल जाता है, रात गए वापस आता है, और आप पूछें तो लड़ाई करता है, और आप पूछें तो झगड़ा करता है। तो फिर अब आप ये बीच में कनाडा कहाँ से आ गया। तो फिर हम उन्हें बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कहते हैं, कुछ इशारे देते हैं, कुछ उनकी मदद करते हैं इस मामले में कि क्या आपके मसाइल हैं और ये इसमें हल तलब चीज़ें कौन सी हैं, और उनके अंदर प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तरजीहात क्या हैं। तो ये गोल्स आपके जो 2-3 गोल्स हैं जो कि एक ही मिशन के अंदर रिलेटेड होने चाहिए। आपके जो गोल्स हैं वो एक लाइन में होने चाहिए, उनमें कोई अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो फिर वो बताने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिगर आउट करने लगते हैं, और फिर हमने बताते हैं कि अच्छा ये 3 गोल हैं, तो इसमें से वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल कौन सा है। तो वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल डिस्कवर करते हैं। वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल वो होता है जो उस दिन या उन दिनों में या उस मौके पर आपकी ज़िंदगी में बेपनाह अहमियत इख्तियार कर जाता है। अचानक वो बेपनाह अहमियत इख्तियार कर जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वक्तन फ़वक्तन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं, और अगर वो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर बाकी हम जो भी हासिल करें वो बेकार है।
देखें, अगर फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट है, उसको एडिक्शन का सामना है, हेरोइन एडिक्शन का सामना है, और वो पीएचडी कर रहा है स्टूडेंट, और वो पीएचडी कितने भी आला दर्जे में कर ले या जो भी क्वालिफ़िकेशन वो हासिल करना चाह रहा है वो जितने भी आला दर्जे में हासिल कर ले, लेकिन अगर उसकी एडिक्शन नहीं छूटेगी तो उसकी पीएचडी किसी काम की नहीं। आप यूँ समझें कि वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल वो होता है कि जो अगर हमने हासिल नहीं किया तो फिर हम जो कुछ भी हासिल कर लें वो सब बेकार जाएगा। जैसे हमारे मुल्क में अगर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता तो बेपनाह तरक्की करने के बावजूद हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमारे मुल्क से तेल निकल आए तो हमें फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। हमारे रिज़र्व ज़खायर 100 बिलियन डॉलर्स हो जाएं तब भी कोई फ़ायदा नहीं। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी बहुत इस्टेब्लिश हो जाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई उभर के सामने आता रहता है। जैसे आप सोचें कि इस वक्त दुनिया में बहुत से एयरपोर्टों से जहाज़ टेक ऑफ कर रहे होंगे और उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन लाहौर एयरपोर्ट होगी। एंड इसी वक्त न्यूयॉर्क से एक जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, एक यूके से कर रहा है, एक थाईलैंड से कर रहा है, एक दिल्ली इंडिया से कर रहा है, एक इस्लामाबाद से कर रहा है, और एक गुजरांवाले से गुज़र रहा है, लाहौर की तरफ आ रहा है। तो मुझे बताइए कि सबसे इम्पॉर्टेंट जहाज़ ट्रैफ़िक कंट्रोलर की नज़र में कौन सा है? जिसने उस जहाज़ को लैंडिंग करानी है, ट्रैफ़िक कंट्रोल ऑफिस में बैठे हुए उसकी बीवी सडनली फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आज की पकाना है, तो वो क्या कहेगा? वो उसकी बात नहीं सुन सकता। एक उसका सबॉर्डिनेट कमरे में आता है तो कहता है जी 2 घंटे की शॉर्ट लीव चाहिए, तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके नज़दीक अगर उसने उस जहाज़ को ठीक तरह से सेफली लैंड नहीं कराया तो फिर चाहे उसकी कारकर्दगी अपनी बीवी के साथ बातचीत करने में या सबॉर्डिनेट के साथ बातचीत करने में कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो कितना भी नेक नाम हो, चाहे वो कितना भी इस्टेब्लिश ज़न मुरीद हो, अगर उसने जहाज़ सही तरीके से लैंड नहीं कराया तो उसकी शामत आ जाएगी और उसकी कारकर्दगी फिर किसी काम की नहीं। सो हमारी ज़िंदगी में हर वक्त, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, हर मौके पे कोई ना कोई एक गोल, वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल बन के, एक बहुत ऐसा गोल बन के कि अगर उसे हासिल नहीं किया तो बस बाकी हम जो भी कुछ कर लेंगे वो सब बेकार जाएगा। सो जब भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं मशवरे के लिए, काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट्स आते हैं जो इसलिए बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं कि उनकी माँ बाप के साथ नहीं बनती, वो इसलिए बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं कि उनसे यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वो इसलिए बाहर जाना चाहते हैं कि उनकी कोई एडिक्शन है जो उनका ख़्याल है कि बाहर जाने से छूट जाएगी। तो ये सब खाम ख्याली से निकालने के लिए उनसे हम कहते हैं कि आपका वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल क्या है। अगर आप ऐसे गोल का ज़िक्र करें कि जो अगर अचीव नहीं किया तो बाकी दुनिया में हम जितने भी गोल्ड मेडल ले लें वो सब बेकार है। तो एक वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल होता है जो हम सब की ज़िंदगी में होता है, तो उसको फोकस करने की ज़रूरत होती है। जी, आप दूसरों की ज़िंदगी में या दूसरों की काउंसलिंग करते हुए आपकी अपनी लाइफ कितना अफेक्ट होती है? अच्छा, ये आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि जो काउंसलर्स होते हैं या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ये आधे पागल होते हैं। ये आपने इसी अजम्पशन के तहत मेरे ख्याल में सवाल किया कि उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत मुतासर हो जाती है। हकीकत ये है कि एक काउंसलर होते हुए आपकी ज़िंदगी को तो फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के तजर्बात से सीख रहे होते हैं, आप दूसरे को काउंसल कर रहे होते हैं, दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं। और जब आप दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो वो अच्छी अच्छी बातें आप ख़ुद भी सुन रहे होते हैं। वो आपके एक मुंह से निकलती हैं बातें तो फ़ज़ा से घूम के आपके 2 कानों में से वापस आपके पास भी जा रही होती हैं। और रोज़मर्रा लोग हमारे पास आते हैं और कोई ख़ुशी की दास्तानें तो वो सुनाते नहीं, वो हमेशा कोई अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ का ज़िक्र करते हैं, कोई बॉदरेशन हो रही है उसका ज़िक्र करते हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जो उन्हें तंग कर रहा है। हर घर में अल्लाह ताला ने रौनक लगाने के लिए एक फ़ैमिली मेम्बर तो दिया ही होता है,
تو یہ ایک متھ ہے. اب جیسے سمجھا جائے کہ اگر کوئی کاؤنسلر ہے یا سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیٹرسٹ ہے تو وہ روزمرہ لوگوں کی یہ تکلیف دہ باتیں سن کے بہت دکھی ہو رہا ہوگا اور وہ آنسو بہا رہا ہوگا اور اس کو بہت بے چینی ہوتی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے, وہ امیون ہو جاتے ہیں, یہ باتیں وہ ایسے سنتے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور پھر جو کچھ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, وہ خود اپنی زندگی میں بھی ان کو بڑی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کاؤنسلرز وہ حلوائی ہوتے ہیں جو اپنی مٹھائی کھا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. سو اس حوالے سے آج کی دنیا میں کاؤنسلرز اپنی سیلف کیئر کا پہلے اہتمام کرتے ہیں, کیونکہ خالی برتن سے آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے اور آپ کو اپنی نیند کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اپنے کھانے پینے کا, ایکسرسائز کا, اور پھر آپ کو اپنے ریلیشن شپ جو آپ کی اپنی زندگی میں ہیں ان کو بہترین بنانا پڑتا ہے. تو وہ سیلف کیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا کے دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنی مشکلات کو بھی شیئر کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود کتنے ولنریبل ہیں, کیونکہ سائیکالوجسٹ پرفیکٹ نہیں ہوتے. اگر وہ پریٹینڈ کریں کہ وہ پرفیکٹ ہے تو وہ تکلیف میں ہو جائیں گے. کاؤنسلرز پرفیکٹ نہیں ہوتے, ان میں اپنی دشواریاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی دشواریاں ہوتی ہیں. پرسوں رات میں آدھی رات کو دیکھا تو سائڈ ٹیبل پہ پانی نہیں تھا. میں اٹھ کے نیچے کی منزل میں آیا, میں نے فریج کھولی اور پانی کی بوٹل نکالنے کی بجائے مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک برفی نکال لی. تو یہ چھوٹی موٹی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. پھر اس کو واپس رکھا, پھر پانی کی بوٹل نکالی, پانی پیا اور واپس آ گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نوئنسز ہیں تو یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں کہ ہر وقت ہم انسانوں کے اندر ایک مکالمہ چلتا رہتا ہے. ایک ہم خود ہوتے ہیں جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں اپنے, جن کا کوئی نام ہوتا ہے اور وہ نام اور ان کے نین نقش مل کے ایک آئیڈینٹی پیدا کرتے ہیں. جیسے آپ اپنے دوست احباب کو یا فیملی ممبرز کو یا سوسائٹی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کا نام پتہ چلتا ہے, آپ کو ان کی پہچان ہوتی ہے. پھر آپ کے اندر ایک ضدی سا بچہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کی جو فرمائشی پروگرام ہے وہ پورا کیا جائے. جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھلونوں کی دکان میں جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ بھی لینا ہے, میں نے یہ بھی لینا ہے, اور ماں کو تنگ کرتا ہے, ماں کا پلو پکڑ کے کھینچتا رہتا ہے. تو یہ چھوٹا بچہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ بازار سے کچھ خریدنے گئے ہیں تو بہت کچھ فالتو خرید کے لے آتے ہیں. ہمارا خواہ دل چاہتا ہے کہ جو چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ لے لیں. اپنے کریڈٹ کارڈ کو برڈن کرتے رہتے ہیں, اپنے اوپر ادھار چڑھاتے رہتے ہیں, مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ضدی بچہ ہوتا ہے. اور ایک ہمارے اندر سمجھدار وائزر ایڈوکیٹ بھی ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سیانہ بھی ہوتا ہے جو اندر سے بتاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تمہیں مشکل پیش آئے گی, یہ تم بعد میں تنگ ہو گئی, ایسا نہ کرو تو اچھا ہے. تو جو سیانہ ہوتا ہے یہ ہمیں تھوڑا بہت گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اپنا سیانہ ہم نے کتنا سیانہ بنایا ہے وہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سیانے کے مقابلے میں وہ ضدی بچہ ہوتا ہے جسے ہم ایانہ کہہ سکتے ہیں. ایانہ سمجھتے ہیں آپ پنجابی میں؟ سیانے کا اپوزٹ ہوتا ہے ایانہ. تو ایک ایانہ ہوتا ہے, ایک سیانہ ہوتا ہے, اور ایک ہم ہوتے ہیں جو کہ سزا اور جزا کے حقدار سمجھے جاتے ہیں. یعنی ہمارے اندر شرارت کوئی اور کرتا ہے, سزا ہمیں ملتی ہے. یا ہم کچھ بھی کریں تو اس کی جو نفع نقصان ہے وہ ہمیں ملتا ہے. یعنی جس کا کوئی نام ہوتا ہے, جس کی کوئی پہچان ہوتی ہے, جو دنیا کے ساتھ بات کرتا ہے, تو دنیا اس کو سزا اور جزا دیتی ہے, اور پھر آخرت میں بھی اسے ہی سزا اور جزا ملے گی. لیکن ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اندر وائزر ایڈوکیٹ کو تگڑا بنا کے رکھیں اور آپس میں گٹھ جوڑ کر کے رکھیں. اور ہمارے اندر وہ جو ضدی بچہ ہے یا ایانہ ہے جو شرارتی ہے, جسے ہر وقت کچھ نہ کچھ خواہشیں, جو فن چاہتا ہے, فن کرنا چاہتا ہے, فن آفٹر فن آفٹر فن. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, آپ کبھی کھانا کھانے کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آئس کریم کھانی, وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گلوریا جینز چلتے ہو.
वहाँ से फारिग होते हैं कि चलो अब हैंग आउट करते हैं, चलो यूँ करते हैं। तो ये जो फ़न आफ्टर फ़न है, ये जो अचानक रात को 2 बजे हम कहते हैं कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, एक के साथ एक फ्री होगा, फिर बाकी सब घर वालों को सोते में से जगा जगा के कह रहे होते कि खाओ, फिर मुलाजमों को जगा के कहते हैं अब खाओ, कहते हैं हमें भूख ही नहीं है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें सारी हैं, इससे हमारे लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। सो हम पहले ही अगर अपने अंदर वाइज़र एडवोकेट को स्ट्रॉन्ग बना के रखें और अपना ख़्याल रखें, यानी नींद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हर 4 घंटे बाद ज़रूर कुछ खाएं, क्योंकि हमारे जिस्म में जो खाना जाता है 4 घंटे के बाद वो अपने अंजाम को पहुंच जाता है, क्योंकि वो या तो चर्बी की शक्ल में स्टोर हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है। दूसरी सूरत में जब हमें 4 घंटे के बाद कुछ खाने को ना मिले तो फिर लिवर से स्टोर शुगर खून में आती है, जिससे कि एनर्जी खामखा ज़ाया होती है और हम एग्जॉस्ट होते हैं। लिहाजा 4 घंटे के बाद थोड़ा सा खा लेना, जैसे कि अगर एक सेब खाते हैं, एक पाव दूध पी लेते हैं, तो एक स्लाइस डबल रोटी का खा लेते हैं, तो वो एक खाना है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स को बचा के रखना, ख़ास तौर पर माँ बाप के साथ रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना, क्योंकि ये दुनिया का आसान तरीन रिश्ता है, और अगर किसी के माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो वो अंदाज़ा कर ले कि आगे जाके दूसरे लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे होंगे, क्योंकि माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखना काफ़ी आसान है। वो आपको हर रोज़ माफ़ कर सकते हैं, हर रोज़ क्लीन स्लेट दे सकते हैं। दूसरे लोग शायद ऐसे ना करें, दूसरे लोग शायद ग्रज रखें, दूसरे लोग शायद नुकसान पहुँचाएँ, और माँ बाप कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। तो माँ बाप को हमेशा अपनी बैक पे रखना, अपनी सपोर्ट पे रखना। माँ बाप कहीं बात करें तो आपकी सपोर्ट में बात करें, और अनकॉन्शियसली स्लिप ऑफ टंग से वो आपके बारे में कहीं मनफी ख्यालात का इजहार ना करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोगों को हायर करते हैं तो आखिरी अप्रूवल मिलता है उनके माँ बाप से। हम उनके माँ बाप को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप बताइए कि ये लड़का कैसा है, रख लें इसको मुलाजमत में या नहीं। और वो कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी इधर कभी उधर, वो खुल के नहीं कहते कि हाँ ठीक है, वो कहते देख लें, सोच लें। तो हम कहते नहीं, सोचना देखना कर लिया, अब आपसे पूछना है। और हमें उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक कामयाब एम्प्लॉई है या नहीं है। सो आप सोच सकते हैं कि उनसे बात नहीं होती, क्योंकि वो सच भी बोलना चाहते हैं और सच नहीं भी बोलना चाहते। माँ बाप से बना के रखना एक बहुत अच्छी बात है। तो बीच बीच में इस तरह की नसीहतें मैं करता रहूँगा जो आपको अच्छी नहीं लगती। और जैसे कि आपके माँ बाप भी आपको ऐसी नसीहतें करते, काका पढ़िया कर, पढ़ेगा तो चंगा रहेगा, नहीं तो रुल जाएगा, जितो तक रसी जिंदा हो। अभी चल रही है तकरीर जो 50 साल पहले हम सुना करते थे, जब तक हम जिंदा हैं तुम मौज कर रहे हो, तुम रुलोगे सड़कों पे, तुम परेशान होगे, तुम ये फलाना। तो इस तरह की बातें बताइए अभी चल रही? जी चलो, बहुत अच्छा। हम पोलियो को कंट्रोल करने के लिए मुस्तकबिल में पोलियो को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन करते, या टीबी या अदर डिसऑर्डर या डिजीज़ जो होते हैं इसके लिए हम वैक्सीनेशन या मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करते कि मुस्तकबिल में ऐसे इशू नहीं आ सके। तो क्या हम मेंटल हेल्थ इशू को मुस्तकिल के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आगे जो यूथ आ रहा है इसमें ऐसे कोई इशू ना आए जो मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड हो? मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने शायद ही किसी को वरीड होते देखा हो। फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा कोई तरद्दुद नहीं करते या सोच विचार नहीं करते, और जब तक कोई तकलीफ़ नहीं होती तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारा एक मेडिकल हॉस्पिटल भी है, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के नाम से, और वहाँ जब लोग आते हैं तो वो अमूमन उनको डायबिटीज़ हुए काफ़ी साल हो चुके होते हैं। तो कभी कभार कोई साहब आ जाते हैं जो कहते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं है, मुझे डायबिटीज़ भी नहीं है, मेरी सेहत अच्छी है, लेकिन मेरे माँ बाप को डायबिटीज़ थी और मैं चाहता हूँ कि मेरी सेहत अच्छी रहे, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। तो ऐसे नादरे रोज़गार लोग बहुत कम होते हैं जो किसी चीज़ को वक्त से पहले भांप लेते हैं। सो मेंटल हेल्थ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आगाही बढ़ रही है कि इसे चांस पे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर चांस पे छोड़ेंगे तो ये इनवेरिएबली ख़राब हो जाएगी। आप यूँ समझें कि ज़्यादातर लोग
جن کے ساتھ ہم سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹربڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈسٹربنس ریفلیکٹ ہوتی ہے ہمارے اور ان کے آپس میں انٹریکشن سے، ہماری جو ٹالرنس نہیں ہوتی، جو ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو یہ اصل میں مینٹل ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ کوئی 10 سال پہلے مجھے خیال آیا کہ بطور خاص اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، تو میرا خیال تھا کہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ بہت زیادہ ہوا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس سے جتنا فائدہ متوقع ہوتا ہے فائدہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم کرتے بہت کم ہیں۔ ہماری زندگی میں جو لا آف ہارویسٹ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس میں ہم بیج بوتے ہیں تو پھل بہت زیادہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی صحت کے لیے کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہیں، ایکسرسائز کرنی شروع کی، کھانے پینے کے بارے میں کتنی کیلوریز کتنی مجھے چاہیے، کتنی میں برن کرتا ہوں، یہ ساری چیزوں پہ جب میں نے غور شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جتنا فائدہ میں سوچ رہا تھا فائدہ تو اس سے بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ اگر میں کام کرنا شروع کروں، جیسے کہ میموری پر، موڈ اور مزاج پر، اور اپنے خیالات پر، اور اپنی انوائرمنٹ پر، اور اس سے میرا جو رشتہ بنتا ہے اس کے ساتھ، تو میں نے بیڑا اٹھایا کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کروں گا۔ اور پہلے دن ہی میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے۔ کہنے لگی کیوں، کیا ہو گیا آپ کی مینٹل ہیلتھ کو؟ یعنی ان کا خیال تھا کہ کچھ ہو گیا ہے تو مجھے توجہ دینی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں ہوا کچھ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں پہلے سے سوچ بچار کرنا فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے موڈ اور مزاج پہ کام کرنا شروع کیا تاکہ میرا موڈ خراب نہ ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ 2 سال کام کرنے کے بعد مجھے کافی افاقہ ہے۔ تو بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پر کام کرنے سے کچھ جیسے پولیو کے قطرے، اسی طرح اور بہت سی بیماریاں ہیں جن کے لیے حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر ہیں ڈائبٹیز کے لیے اور امراض قلب کے لیے، جس سے کہ آپ کو ڈائبٹیز اور امراض قلب پھر نہیں ہوتے۔ یعنی جتنی پرائمری کرونک النیسز ہیں جن میں شیزوفرینیا بھی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے، اور ذیابیطس اور امراض قلب بھی ہیں، ان کے لیے پریونٹیو لیول پہ بہت کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہر بیماری کے لیے الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان تمام بیماریوں کے لیے ایک کلیکٹیو کام ہے جو ان تمام بیماریوں سے بچاؤ دیتا ہے۔ جیسے اگر آپ ایبٹ آباد جانا چاہتے ہوں یا پشاور جانا چاہتے ہوں یا مری یا آزاد کشمیر جانا چاہتے ہوں تو اسلام آباد تک آپ کا رستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایڈکشن ہو سکتی ہے، ہماری فیملی میں کسی کو خطرناک بیماری ہو سکتی ہے جیسے کہ کینسر یا دل کی بیماری، اور ہماری زندگی میں ہمیں جاب سے فارغ کیا جا سکتا ہے، کاروباری نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں حقیقی زندگی میں ہونے والی ہیں۔ ڈیورس ہو سکتی ہے، ڈیورس ریٹ کافی اونچا جا رہا ہے۔ تو اگر فرض کریں ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ہمارا موبائل چھین کے بھی نہیں جاتا، ہمیں کوئی مالی پریشانی بھی نہیں ہوتی، ہمارا کاروبار بھی تباہ نہیں ہوتا، ہمیں ایڈکشن بھی نہیں ہوتی، اینڈ اف وی لیو لانگ انف، تو ہمیں بڑھاپا تو آئے گا جو بذات خود پھر ایک مصیبت ہے۔ اور اس سے کوپ کرنا، جب چہرے پہ جھریاں نظر آنے لگتی ہیں، جب انسان کو لگتا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو تیاری ہے یہ بیماریوں کے بارے میں، ذہنی صحت کے بارے میں، اور بڑھاپے کے بارے میں، اور بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی کیا دن تھے جب یہ چیز تھی اور اب وہ چیز نہیں رہی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ڈائبٹیز کے ہاسپٹل میں، کہتے ہیں میں تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا، مجھے کیوں ڈائبٹیز ہوئی؟ تو یہ جو سوال مینٹل ہیلتھ کا ہے یہ اہم سوال ہے جو ہم سب کو اپنے دل میں ضرور سوچنا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو انگزائٹی
स्किज़ोफ्रेनिया होता है या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो हमें भी होने का इम्कान तो है। तो अगर पहले से कुछ इसके लिए प्लानिंग कर ली जाए, देखें रोज़ाना कोई 10 लाख जहाज़ टेक ऑफ करते हैं और सेफ़ लैंडिंग करते हैं, फिर भी सब मुसाफिर सीट बेल्ट बांधते हैं। तो हादसा तो कभी कभार ही होता है, लेकिन सीट बेल्ट तो हम रोज़ बांध सकते हैं। सो आप में से कौन है जो ये सोचेगा कि अपनी ज़हनी सेहत को क्वेश्चन करे और अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश करें? रेज़ योर हैंड्स। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ सवाल अपनी ज़हनी सेहत के ऊपर ख़ुद से उठा लें, और अगर दिल बड़ा करें तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और उससे कहें कि जी आज आपके पास एक अनोखा मरीज़ आया है जिसको कुछ भी नहीं है, और वो आपके पास आ गया है आपसे पूछने के लिए कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे कुछ भी ना हो। तो डॉक्टर साहब भी हैरान होंगे और आपकी यकीनन अच्छी मदद कर सकेंगे। So considering our culture, considering the stereotypes or mindset, so how much to what extent do you recommend a female psychologist treating male drug addicts? पहला सवाल ये है कि जब कोई साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर होता है तो वो मेल या फीमेल नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़्याल जहन से निकल जाता है, जेंडर का इसमें बायस नहीं होता। दूसरा सवाल बीच में ही आपका ये है कि एक फ़ीमेल साइकोलॉजिस्ट को मुश्किलात पेश आती होंगी ड्रग एडिक्ट्स के साथ डील करने में। तो अभी तक जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो मुश्किलात वाली बात नहीं है, बल्कि कुछ आसानियाँ पेश आती हैं, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो ज़्यादा रैपोर आसानी से बना लेते हैं फीमेल साइकोलॉजिस्ट के साथ। सभी लोग ख़वातीन के साथ बात करना ज़्यादा वो धन भाग समझते हैं कि ख़वातीन से बात करने का मौका मिला। कभी आपकी गाड़ी सड़क पे पंक्चर हो जाए, बहुत लोग मदद करने के लिए आ जाएंगे। तो मेरी गाड़ी अगर पंक्चर हो तो कभी कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अच्छा, वैसे भी मैंने देखा है कि ख़वातीन में इस बात का बड़ा एतमाद होता है कि वो अपनी मोहब्बत से दूसरों में तब्दीलियाँ ले आएंगी। ज़्यादातर लड़कियों को मैंने देखा है कि वो ऐसा लड़का चुनेंगी अपनी ज़िंदगी में पार्टनर बनाने के लिए जिसमें कोई सिफत ना हो। ज़्यादातर ख़वातीन ऑड बॉयज़ को चुनती हैं, जो जिनकी अजीबो-गरीब बातें होती हैं, जिनके माँ बाप उनको लानत मलामत कर रहे होते हैं, जिनको सारी दुनिया बुरा भला कह रही होती है। ऊट पटांग किस्म के लोगों पर उनकी तवज्जो बहुत बहुत मेहरबानी उधर होती है। और अगर उनसे पूछें तो कहती नहीं, मेरी मोहब्बत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना, मोहब्बत फ़ातिह आलम, उनका ये ख्याल होता है। और बाद में उनको बड़ा शदीद झटका लगता है, क्योंकि वो उनकी दाल नहीं गलती, और दाल जब एक दफ़ा नहीं गलती तो फिर वो नहीं गलती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोचना कि लड़की होने के नाते ये सोचना कि किसी लड़के में जो भी खामियाँ होंगी वो अपनी मोहब्बत से दूर कर लेंगी, तो इस वहम में, इस वसवसे में ना रहें। जितनी जल्दी निकल आएँ तो अच्छा है। लेकिन बतौर फीमेल साइकोलॉजिस्ट मैंने नहीं देखा कि कभी कोई मुश्किल पेश आई हो। लेकिन इत्तफ़ाक़ की बात बताऊं कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो लड़कियों के लिए बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं। वो क्रेज़ी सिर्फ़ अपने ड्रग सीकिंग बिहेवियर के लिए होते हैं, और अगर उसमें कोई रुकावट डाले तो वो फिर आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली माशरे में वो दूसरों से जब इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ उनके ड्रग सीकिंग बिहेवियर को कोई क्वेश्चन ना करे या रुकावट ना डाले, तो उनका इखलाक नॉर्मली बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई उनके नशे की राह में रुकावट डाले तो वो चौमुखी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। फिर वो माँ बाप से भी लड़ेंगे, फिर वो समाज से भी लड़ेंगे, फिर वो अपने नशे को यकीनी बनाएंगे। जो एडिक्शंस होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक वो जो नज़र आती हैं, जैसे कि अल्कोहल या ड्रग्स या ओवर ईटिंग, ये गैम्बलिंग, ये एडिक्शंस हैं जो कि नज़र आती हैं। इनको हम मैक्रो एडिक्शंस कहते हैं। कुछ एडिक्शंस होती हैं जो कि नज़र नहीं आती और दिमाग के नहानों में छुपी होती हैं, जिन्हें हम माइक्रो एडिक्शंस कहते हैं। जैसे रंज करना, जैसे वहम वसवसों में रहना, जैसे मुश्किल सिचुएशंस को अवॉइड करना, या क्विक फिक्स के बारे में सोचते रहना, या गुस्से को बतौर टूल इस्तेमाल करना ज़िंदगी में मामलात चलाने के लिए, या
अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहना और अपने आप को कमतर गर्दानते रहना या बरतर गर्दानते रहना, तो ये सारी माइक्रो एडिक्शंस ये हम सब में होती हैं। लेकिन कुछ एडिक्शंस हैं जो इन्हीं माइक्रो एडिक्शन से आउटग्रो करती हैं, जो दूसरों को नज़र आती हैं, जिनमें अब स्क्रीन एडिक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन एडिक्शन है कि जब भी आप देखें लोग स्मार्टफोन से चिपके हुए हैं और खोए हुए हैं। आप जाके सर पे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, आप बात करना चाह रहे हैं और वो बंदा बीच में से निकल नहीं रहा उसमें से। ये स्मार्टफोन एडिक्शन भी आज के ज़माने की बहुत एडिक्शन है। ये फैसिलिटी हमें हासिल नहीं थी कि लेक्चर्स के दौरान हम नीचे हाथ रख के तो अपने सेल फ़ोन पे लगे रहें और टीचर की बात ना सुने। हमें बोर होना पड़ता था उसके नतीजे में जब हम टीचर की बात नहीं सुनते। तो आजकल बहुत आसानी से लोग बॉस के सामने टेबल पे बैठ के नीचे से ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और उन्हें देखना भी नहीं पड़ता स्क्रीन को, वो जो कर रहे होते हैं वो देखे बगैर बहुत अच्छी टाइपिंग कर रहे होते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि बगैर वजह के कभी आप अपने सेल फ़ोन को खोल के ना देखें, वजह के साथ खोलें। हर 1 मिनट के बाद देखना कि कोई आया तो नहीं, तो ये एडिक्शन की निशानी है। सो एतदाल जो है वो बुनियादी चीज़ है जो कि ज़िंदगी के हर शोबे में होनी चाहिए। और एक बात यह है कि जो हमारे दिमाग है इसके 2 हिस्से हैं और एक ह्यूमन ब्रेन है जो हमारे नाक के लेवल से ऊपर दिमाग है, इसे ह्यूमन ब्रेन कहते हैं, जो कि दूसरे जानदारों में नहीं पाया जाता, सिर्फ इंसानों में पाया जाता है, जिसकी मदद से इंसान सोचते हैं और अपनी सोचों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और इंसान दूसरों की बातों को सुनते हैं और उनसे मानी अखज़ करते हैं और अपने लिए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं, नई नई बातें सोचते हैं। और एक नाक से नीचे ब्रेन का हिस्सा होता है, नाक के लेवल से नीचे, और ये जो नीचे होता है ये एनिमल ब्रेन्स का मजमूआ होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ एनिमल ब्रेन्स कह सकते हैं। छिपकली का दिमाग भी हमारे दिमाग में होता है, मवेशियों का भी, परिंदों का भी, दरिंदों का भी। इसीलिए हम वक्तन फ़ोक्तन ऐसी हरकतें भी करते हैं परिंदों और दरिंदों जैसी। दोनों दिमागों के दरमियान एक सॉफ्टवेयर हाउस है, यानी ह्यूमन ब्रेन और एनिमल ब्रेन के दरमियान सैंडविच हुआ एक सॉफ्टवेयर हाउस है और ये सॉफ्टवेयर तैयार करता है ह्यूमन ब्रेन के लिए और मेलवेयर तैयार करता है एनिमल ब्रेन के लिए। आप सॉफ्टवेयर और मेलवेयर के फ़र्क को तो समझते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि कारआमद प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर्स में और मेलवेयर जैसे वायरसेस होते हैं। और सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो ह्यूमन ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो मेलवेयर बनते हैं वो एनिमल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मेलवेयर एडिक्शंस को परवान चढ़ाने में मदद करते हैं और सॉफ्टवेयर अच्छी आदतों को, कीस्टोन हैबिट्स को परवान चढ़ाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि वर्जिश की आदत, जैसे पढ़ने लिखने की आदत, टीम वर्क, लोगों से तालमेल बना के रखना, ताल्लुकात अच्छे रखना, नेटवर्किंग करना और अपने अखराजात को काबू में रखना। ये कीस्टोन हैबिट्स हैं। अपनी विल पावर को बढ़ाते रहना। विल पावर भी एक आदत होती है, विल पावर भी एक आदत है जिसे आप बढ़ा सकते हैं। माई क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई चीज़ टैबू है, कोई भी मसला टैबू है, तो उसकी टैबू होने का असली वजह क्या है? या तो इंडिविजुअल्स खुद डिसाइड करते हैं उसके बारे में चुप रहने का, या फिर सोसाइटी एज कलेक्टिव होल दबाता है उन इंडिविजुअल्स को? देखिए, टैबूज़ जो है वो हिस्ट्रीज से आ रहे होते हैं, नज़रियात भी तारीख़ से आते हैं, कल्चर में एम्बेडेड होते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते हैं। और जो नई रोशनी होती है वो टैबूज़ को अनकवर कर रही होती है। जैसे यूनाइटेड नेशंस है तो वो टैबूज़ के ख़िलाफ़ काम कर रही होती है और वो ऐसे नज़रियात दुनिया को पेश कर रही होती है और उसके लिए दिन मना रहे होते हैं। जैसे पिछले दिनों एक इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशंस 1995 से इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मना रही है, जो कि टॉलरेंस के बारे में है कि दुनिया में टॉलरेंस बढ़नी चाहिए। और टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त नहीं है या इंड्योरेंस नहीं है।
बर्दाश्त जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमारा एक पैमाना सब्र होता है जो लबरेज़ हो जाता है और हम फट पड़ते हैं, लेकिन टॉलरेंस एक ऐसी सलाहियत है जो जितनी ज़्यादा हम बढ़ाते हैं वो और ज़्यादा आसानियाँ होने लगती हैं, उसमें थकावट नहीं होती, उसमें मुश्किलात नहीं होती। टॉलरेंस का मतलब है कि ऐसे लोगों से भी तालमेल रखना जिनके रंग, नस्ल, मज़हब, जोग्राफियाई हैसियत, तालीमी पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटस हमसे मुख्तलिफ होता है, जिनके रस्म व रवाज हमसे मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी आदात हमसे मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ एक बुनियादी इंसानी एहतराम को बरकरार रखना। मैं बुनियादी इंसानी एहतराम की बात कर रहा हूँ। अगर किसी में सिफ़ात हैं तो आप एहतराम बढ़ा सकते हैं, अगर किसी का आपके साथ रिश्ता ऐसा है जैसे टीचर्स और माँ बाप तो आप और भी एहतराम बना सकते हैं। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है तो एहतराम और बढ़ सकता है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में आपके लिए खुशियों का एहतमाम करता है तो आप उसका एहतराम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बुनियादी इंसानी एहतराम वो आप ज़रूर हर इंसान का करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से आपसे मुख्तलिफ हो, फ़र्क रखता हो, इख्तलाफ रखता हो, इसे टॉलरेंस कहते हैं। टैबूज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कई टैबू टॉपिक्स कहे जाते हैं। जैसे आप सोसाइटी में किसी से अगर उसकी आमदनी पूछें तो इसे टैबू टॉपिक कहा जाएगा, या किसी से आप पूछें कि आप के सियासी ख़यालात क्या हैं, या आपका मज़हब क्या है, या आपका फ़िरका क्या है, तो ये टैबू होगा। टैबूज़ इस तरह भी होते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है तो जो कि वो बता सकता है कि मुझे डायबिटीज़ है, क्योंकि जिस्म में अगर एक छोटा सा हिस्सा सही काम नहीं कर रहा तो उस इंसान को एहतराम के लिहाज से या इज़्ज़त के लिहाज से, रेपुटेशन के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोग बताना पसंद नहीं करते कि उनको डायबिटीज़ है या उनको दिल का मर्ज़ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको दूसरे इंसानों से थोड़ा नीचे ले आती है ये चीज़। टैबूज़ हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों से इस बारे में बात नहीं कर सकते कि बच्चे दुनिया में कैसे आते हैं, और बच्चे अक्सर माँ बाप से सवाल करते हैं कि मैं कैसे आपके पास पहुंचा या मैं कैसे दुनिया में आया, तो माँ बाप बताते हैं कि एक दिन हम गैलरी में गए, तुम धोबी के कपड़ों के ऊपर पड़ गए, या एक दिन मैं गार्डन में गया तो तुम किसी दरख्त से लटक रहे थे। तो और बच्चे फिर इस तरह के सवाल करते रहते हैं। या हॉस्पिटल में बच्चे बिकते हैं तो हम हॉस्पिटल से जाके ले आए, हम हॉस्पिटल गए, कुछ पेमेंट की और तुम्हें लेके आ गए। तो इस तरह बच्चों को जब हम सही बात नहीं बताते, जो कि बड़ी आसानी से बताई जा सकती है, लेकिन ये टैबू टॉपिक है, फिर ये भी नहीं कि हम ऐसे अल्फाज में बताएं कि जिससे कोई एम्बैरेसमेंट क्रिएट हो। अगर हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बेहतर बना लें तो हम अनडिस्कसेबल चीज़ों को बड़ी आसानी से डिस्कसेबल बना सकते हैं। टैबू टॉपिक्स अमूमन वो होते हैं जो अनडिस्कसेबल होते हैं, और अनडिस्कसेबल को डिस्कसेबल बनाना ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स मांगता है, बहुत कुछ वोकेबलरी इसमें चाहिए, और ब्रॉडकास्टर्स के पास ऐसी वोकेबलरी होती है, आवाज़ करने वालों के पास ऐसी वोकेबलरी होती है, वकला के पास होती है। तो कोई भी इंसान चाहे तो वो सीख सकता है, और ऐसी बातें जिन्हें टैबू टॉपिक्स कहा जाता है वो उनको डिस्कसेबल बना सकते हैं, कुछ इस तरह के दूसरे को बुरा भी ना लगे। तो हर टैबू टॉपिक को हम डिस्कसेबल बना सकते हैं, और उसमें फ़रीक़ैन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जितनी बात इशारे से समझ आ रही है तो उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, जो बात नहीं समझ लग रही उसके लिए कुछ मुनासिब तर्ज़ अमल या सवालात किए जा सकते हैं और बात का जवाब दिया जा सकता है। हमारे पास वक्त की कमी है, एक सवाल कोई अगर करना चाहता है आखिरी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम टैबू किसको कहते हैं हमारे कल्चर में, ड्रग को या ड्रग एडिक्ट को? बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है। हमारे मुआशरे में ड्रग करना, शराब पीना, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज़म हर तबके में टैबू है। ये एक थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा बुनियादी सा फ़र्क है कि हमारे ऐसे तबके मौजूद हैं
کہ جن میں ڈرگز نہ کرنے والوں کو وہ لوگ سمجھا جاتا ہے، ان سے دوستی نہیں کی جاتی، ان سے سوشلائز نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کو سوشلائز کرنے کے لیے بعض اوقات ڈرگز اور الکوہل میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنی نیش تلاش کر سکتے ہیں زندگی میں، اور آپ پابند نہیں ہیں کہ کسی گروپ سے بلانگ کرنے کے لیے اس گروپ کی عادات کو اپنائیں اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو۔ لیکن ڈرگ ایڈکشن اور الکوہلزم ہر طبقے میں ٹیبو ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ کاؤنسلنگ میں جائیں گے یا ریہیب میں جائیں گے اس دن اسٹیبلش ہوگا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، یا اس دن اسٹیبلش ہوگا کہ وہ الکوہلک ہیں۔ ایک میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اب ریہیب میں جانا ضروری نہیں ہے۔ ریکوری کے لیے اب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جیسے پہلے بائی پاس آپریشن ہوتے تھے، اب سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں اور اسی دن یا نیکسٹ ڈے لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اب ایڈکشن سے یا الکوہلزم سے ریکوری کے لیے کسی ریہیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے ایڈکشن سے ریکوری حاصل کرنی چاہیے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈرگز اور الکوہل نے اس کی زندگی کو ان مینیجبل بنا دیا ہے اور وہ بے بس ہو رہا ہے ڈرگز کے سامنے، تو وہ جا کے کسی کاؤنسلر کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، تو وہ بنیادی تقاضا پورا کر دیتا ہے۔ اب اسے ریہیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آؤٹ ڈور بیسس سے کاؤنسلنگ کی مدد سے اپنی زندگی کو دوبارہ ایڈکشن سے، ڈرگ سے اور ایڈکٹیو بیہیویئر سے پاک کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔